नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। बेटा, जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, सभी बच्चे अपने अपने घरों पे हैं और सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे विषय हमारे सामने आ जाते हैं कि जिसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम व्याकरण का एक नया विषय और सबसे शुरुआत का विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं और किस प्रकार से संज्ञा को एक दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञा इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वे सब संज्ञा है। कोई भी वस्तु, जाति, स्थान, भाव, जो भी जितने भी शब्द हैं, एक तरह से हम उनको संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो संज्ञा ना हो। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा करें तो संज्ञा को इंग्लिश में तो नाउन बोलते हैं, और संज्ञा की परिभाषा हम करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। जैसे मोहन क्या है, व्यक्ति है। पुस्तक है। दिल्ली एक स्थान है। बचपन हमारा एक भाव है। तो इस तरह से ये जो मैंने शब्द बताए, ये सभी संज्ञा है। संज्ञा के भेद अंग्रेजी में अगर हम देखते हैं तो संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन हम अगर हिंदी की बात करें तो हमारे हिंदी में केवल इसके संज्ञा के केवल 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो 3 ही भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो क्या है, देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। कई बार हम गलती ये सोच जाते हैं कि हाँ, ये एक व्यक्ति है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसा नहीं है। क्या है कि जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो, ये ध्यान रखें, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध जहां पे हो या ज्ञान जहां पे हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आई? किसी वस्तु, स्थान, ठीक है ना, या व्यक्ति के जब नाम, कोई स्पेशल नाम किसी का है तो जब उसका बोध होता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, राम क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है राम। दूसरा गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। एक जो प्रॉपर नदी है उनमें जो एक नाम है वो गंगा का नाम है। गीता, गीता एक पुस्तक का नाम है। यहाँ पे जो पुस्तक है वो एक गीता है। हिमालय, हिमालय एक पर्वत है, पर्वत का नाम हिमालय है। ऐसे पंजाब एक स्थान का नाम है, एक प्रदेश का नाम है पंजाब। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि एक नदी का नाम है। गीता, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये एक पुस्तक का नाम है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि एक पर्वत का नाम है। और पंजाब व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए क्योंकि एक स्थान का नाम है। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होगी जहां किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो रहा हो, हमें ज्ञान हो रहा हो। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद अब हम समझ लेते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा जब किसी शब्द से किसी एक या जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं किसको, जब किसी एक जाति का बोध होता है, जाति के सभी प्राणियों का या सभी पदार्थों का जब हम बोध, जहां से ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, जैसे बच्चे हैं या बच्चा है, ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये प्रॉपर नाम नहीं है किसी का, और बच्चा एक समूह है बच्चों का, तो इसलिए ये जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि इसका नाम नहीं है। अगर इसका नाम होता राम, श्याम, मोहन, उमर, तो ये क्या हो जाता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि बच्चा या बच्चे दिए हुए हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे मैंने लिखा है पुस्तक, बच्चे हो गया, पुस्तक
पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। कैसे है? क्योंकि पुस्तक का कोई प्रॉपर नाम नहीं है, कोई प्रसिद्ध नाम नहीं है, पुस्तकों का एक समूह है या पुस्तकें हैं, तो इसलिए ये पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका नाम नहीं है वैसे ही नदी का भी नाम नहीं है। अगर नदी का कोई नाम होता, गंगा जी जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, तो ये व्यक्तिवाचक में चली जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है इसलिए नदी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे मैंने दिया आपके सामने पर्वत या पहाड़ क्या है? पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि पहाड़ बहुत सारे हैं। अगर इसमें होता है कि हिमालय पर्वत हम लिख देते या यूराल पर्वत हम लिख देते तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। अब क्योंकि हमने केवल पर्वत लिखा है इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आइए व्यक्तिवाचक जातिवाचक के बाद में अब हम भाववाचक संज्ञा समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जब किसी शब्द से किसी के गुण, दशा अथवा भाव आदि के नाम का बोध होता है, ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब पहले हम क्या सोचते थे कि भाववाचक संज्ञा केवल भाव है, लेकिन यह भाव नहीं है, यहाँ गुण भी है, उसकी दशा भी है। किसी चीज की दशा, किसी का गुण और उसका भाव आदि का जब हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सुंदरता क्या है? कि किसी की दशा है कि ये सुंदर है, कुरूप है, कुरूपता भी जो है भाववाचक संज्ञा होगी और सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा भाववाचक, क्योंकि ये स्थिति है, इसकी दशा हो गई है, ये बूढ़ा हो गया। बचपन या जवानी जो है ये क्या है? ये भाववाचक, ये जो है दशा है इसकी आदमी की या किसी भी प्राणी की, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई लिखाई जो है ना, ये क्या है हमारे? ये भी भाववाचक संज्ञा कि हमारे मन में पढ़ाई का भाव है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर लिखाई का भाव है तो हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कब होगी? जब या तो गुण का पता चलता हो, ये दशा का पता चलता हो या किसी के भाव का पता चलता हो, तो उससे भाववाचक संज्ञा होगी, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। अब हम ये देखते हैं कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, कैसा प्रश्न आता है और कौन सी क्लास में कैसा प्रश्न आ सकता है। जिस प्रकार हमने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई करके पहली क्लास पास की, दूसरी क्लास पास की, तीसरी कक्षा में हम पहुंचे, तो तीसरी कक्षा में हमारे पास में संज्ञा आ जाती है और संज्ञा में केवल इतना पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। जब तीसरी क्लास में जाते हैं तो इंग्लिश में नाउन के बारे में पूछ लेते हैं, हिंदी में संज्ञा के बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं। तो तीसरी क्लास में हम केवल इतना लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे उदाहरण हम दे देंगे, मोहन, राकेश, पुस्तक, दिल्ली, बम्बई आदि आदि, इस तरह के हम उदाहरण दे देंगे। लेकिन जैसे हम तीसरी से चौथी क्लास में जाते हैं तो चौथी क्लास में क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है, जब क्लास बढ़ जाती है वैसे ही सवाल भी बढ़ जाता है। तो उसमें कहते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए या भेद सहित लिखिए। जब उसमें ये कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए और भेद सहित लिखिए, तो हम क्या करते हैं, संज्ञा की परिभाषा ये लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोहन, पुस्तक, दिल्ली आदि। और अगर हम भेद कहेंगे तो हम केवल ये तीन भेद, तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम कक्षा 5 में जब हम पहुंचते हैं तो 5 में जाकर के हमारा ये सवाल और बढ़ जाता है और वो कहते हैं संज्ञा की परिभाषा भेद उदाहरण सहित लिखिए। और जहां भेद उदाहरण सहित जहां बात आ जाती है तो फिर हम जो है ना ये पूरा, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा के उदाहरण, फिर इस तरह से कक्षा 6, 5 और 6 में लगभग ऐसे चलेगा, 7 तक ऐसे चलेगा। 8वीं क्लास में जैसे आप पहुंचोगे तो उसमें जाकर के ये तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा ये आ जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाए, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाए। तो इस तरह के सवाल हमारे पास में 7वीं, 8वीं और आगे किसी भी क्लास में जाकर के हमारे पास में पूछे जा सकते हैं। और जब आप बड़ी क्लास में जाकर के पद परीक्षा पढ़ोगे तो उसमें भी संज्ञा आती है, उसमें भी इसका रोल है। और जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मुख्य रूप से ध्यान रखें, जब बड़े हो जाओगे या जो बच्चे बड़े हैं वे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी है तो उसकी जातिवाचक कैसे बनेगी, या जातिवाचक है तो उसकी व्यक्तिवाचक कैसे बनेगी, ऐसे प्रश्न आते हैं और वहां हम जो है गलती कर बैठते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि संज्ञा को कैसे एक दूसरे में रूप में परिवर्तित करेंगे। संज्ञा की परिभाषा
भेद और उदाहरण समझने के उपरांत आइए अब हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब एक व्यक्ति का बोध न कराकर, केवल एक व्यक्ति का बोध न कराकर जब उसके विशेष गुणों के कारण जाति का बोध कराने लगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी एक व्यक्ति का बोध न कराकर उसके विशेष गुणों के कारण उसकी जाति का बोध कराने लगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद जो है एक व्यक्ति का नाम है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौरी का साथ दे करके पृथ्वीराज को हरवा दिया। तो उन्होंने क्या है, एक बिरादरी के लिए जो है कलंक का काम किया, देश के लिए कलंक का काम किया। तो यहाँ पे क्या है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जैसे कि जयचंद था। तो जो जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा था वो अब क्या है, जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। जैसे दूसरा हम देखते हैं, देश में आज सीताओं की आवश्यकता है। सीता जी जो भगवान श्री राम की धर्मपत्नी थी, माता सीता, उनके जो पुत्र थे लव और कुश, वो बड़े बलवान थे और उन्हें अकेले रह करके उनकी ऐसी परवरिश की कि उन दोनों ने पूरी सेना को हरा दिया, राम की पूरी सेना को हरा दिया था। तो आज देश में ऐसी माताओं की आवश्यकता है, तो माता की जगह यहाँ पे सीता है, कि आज देश में ऐसी सीताओं की आवश्यकता है जो देश की प्रगति में योगदान दे। तो सीता को जो है जातिवाचक संज्ञा में बदल दिया गया। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बदल जाती है। जैसे आज घरों में कंसों की कमी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। आगे अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। कई बार पूछ लेते हैं कि जो है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि जब जातिवाचक संज्ञा जब समस्त जाति का बोध न कराकर किसी एक विशेष व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा जब समस्त जाति का बोध न कराकर किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेताजी का नारा था जय हिंद, या नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। तो नेताजी जो है, वैसे नेता जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ नेताजी जो है ये जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदल गए, क्योंकि ये एक व्यक्ति थे। नेताजी एक व्यक्ति थे, इसलिए ये नेताजी जो है किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक का होते हुए भी वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गए। दूसरा, हम गांधी के देश के हैं, हम गांधी के देश के हैं। तो गांधी जो है, गांधी वैसे तो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक आदमी है, लेकिन हम गांधी के देश में हैं, हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां गांधी हुआ करते थे। तो गांधी जो है क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, नहीं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। तो इस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि विशेषण से संज्ञा बनानी है, तो विशेषण से संज्ञा जो बनाई जाती है वो भी बताया था। इसके लिए आपको मेरा जो दूसरा वीडियो है, इससे पहले मैंने उपसर्ग और प्रत्यय जो मैंने पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि विशेषण से संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखिए। मैं समझता हूँ कि आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको बार बार करके देखिए। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। आप जितना ज्यादा इसको करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे के लिए जो है आप तैयार रहें। आगे दूसरा वीडियो जल्दी लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas de rock.